पिछले पार्ट में हमने देखा कि पैंग और ही दोनों मिलकर फेंगरुई के घर पर चले जाते हैं और फिर वो फेंगरुई पर अटैक कर देते हैं। फेंगरुई इतना ज्यादा उनके सामने कमजोर होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि पैंग फेंगरुई को अपने एक हाथ से ही उठाते हुए कहने लगता है, मास्टर ने हमसे कहा था कि तुम ज्यादा सेंसिबल नहीं हो, इसलिए उन्होंने हमें तुमसे बात करने के लिए भेजा है और अब मेरा ऐसा सोचना है कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा शांत करने वाला डोज होगा। इसकी वजह से तुम थोड़े से तो शांत हो ही जाओगे, क्योंकि मास्टर को तुम पर बहुत ज़्यादा हाई होप्स हैं और इसीलिए वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रांड पावर देना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो तुम्हारी फैमिली को भी बचा सकते हैं। इसके लिए तुम्हें सिर्फ इतना ही करना होगा कि तुम्हें मास्टर के सामने झुकना होगा और उसके बाद तुम एक टॉप लेवल पावर हाउस बन जाओगे। तो उसकी बात को सुनते हुए फेंगरुई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम बस सपने ही देखो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अभी पीछे से गू बाहर निकल कर आता है और कहने लगता है, सीनियर ब्रदर मैंने पूरे घर को चेक कर लिया है लेकिन डायरेक्टर पैंग यहाँ पर नहीं है। तो उसकी बात को सुनते हुए पैंग कहने लगता है, सच में ये कितनी ज्यादा बुरी बात है। मैं सच में चाहता था कि मैं ओल्ड सीनियर को ग्रीट करूं, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने ग्रैंडफादर का नाम सुनकर फेंगरुई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, नहीं तुम मेरे फादर को कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पैंग उसे एक हाथ से ही उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से फेंगरुई बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तो पैंग कहने लगता है, मैंने सुना है कि जब किसी का नजदीक वाला मरता है तो उसकी पावर ऑफ डार्कनेस बहुत ज्यादा स्ट्रोंग तरीके से अनलीज होती है। इसीलिए सीनियर पैंग की लाइफ अब तुम्हारे हाथों में। मैं तुझे 3 दिन देता हूँ सोचने के लिए, इसीलिए सोचकर अच्छे से जवाब देना। अगर तू एग्री होता है मास्टर का अप्रेंटिस बनने के लिए तो हम पैंग को कुछ भी नहीं कहेंगे और उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। इसीलिए सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि अगर तू एग्री नहीं होता है तो ये सीनियर ब्रदर तेरी हेल्प करने के लिए वापस आ जाएगा। इसीलिए ये समझ लेना कि ये 3 दिन तुम्हारी ग्रैंडफादर के डेथ डे। और फिर वो एक फोटो को देखते हुए कहने लगता है, मैं सोचता हूँ कि ये फोटो सच में एक मेमोरियल पिक्चर बनने वाली है जो कि तुम्हारी मेमोरी के अंदर बहुत ज्यादा फिटिंग रहेगी। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक सीक्रेट रियल्म विल्डरनेस ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हॉर्स टाइप मॉन्स्टर किसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि निंग फैंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और निंग फैंग भी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार खड़ा हुआ होता है। और फिर निंग फैंग जल्दी से अपने स्टाफ को पकड़कर एक खतरनाक मैजिक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत तेज एनर्जी का बवंडर आ जाता है और वो मॉन्स्टर एक ही झटके में खत्म हो जाता है। तो निंग फैंग उसे मरा हुआ देखकर कहने लगता है, सच में मैं अभी तक ऐसी कोई सूटेबल जगह नहीं ढूंढ पाया हूँ जहाँ पर मैं लगातार लेवल अप कर पाऊँ। इसीलिए मुझे अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने के लिए इन ऑर्डिनरी सीक्रेट रियल्म्स का सहारा लेना पड़ रहा है। निंग फैंग के सामने सिस्टम स्क्रीन का वो मिशन दोबारा आता है, नो प्रॉब्लम, इट्स जस्ट ए स्मॉल मैटर। इसके लिए सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करना होगा और सिस्टम को रिपेयर करना होगा, जिसकी टाइम लिमिट 43 दिन बची हुई होती है। उसे देखते हुए निंग फैंग कहने लगता है, अगर मैं इसी स्पीड से लेवल अप करता रहा तो मैं अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगर मुझे इस मिशन को कंप्लीट करना है तो मुझे पास वाले किसी सीक्रेट अच्छे रियल्म में जाना होगा ताकि मैं अच्छे से अपने लेवल अप को कर पाऊं। लेकिन तभी निंग फैंग का सेल फोन बजने लगता है और जब निंग फैंग अपना सेल फोन बाहर निकाल कर बात करता है तो सामने डुएन होता है। निंग फैंग उससे कहता है, डुएन क्या कुछ गलत हुआ है वहाँ पे? तो डुएन बताता है, बॉस सीनियर फैंग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे बात करने के लिए मुझे कहा है। तो उसकी बात को सुनकर निंग फैंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है। डुएन के बोलने की टोन थोड़ी सी हेजिटेंट लग रही है, क्या वहाँ पे कुछ डिफिकल्टी आई है? तो ये सोचते हुए वो डुएन से कहने लगता है, मुझे सारी बातें एक्सप्लेन कर बताओ। तो डुएन कहने लगता है, सीनियर फैंग मिस्टीरियस पावर हाउस का अप्रेंटिस बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने अभी तक उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया है, इसलिए जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें सिटी सेकंड हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंगरुई एक बॉक्स में बंद बैठा हुआ होता है और उसके पास में निंग फैंग बैठा होता है।
फैंग रुई निंग फैंग से कहने लगता है, ब्रदर फैंग सच में आप यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए, उसके लिए थैंक यू। तो निंग फैंग उससे पूछने लगता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो फैंग रुई बताता है, मेरी बॉडी अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उन लोगों की मेरी पावर ऑफ डार्कनेस को मॉनिटर करने की जरूरत है, कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं चली गई है, इसीलिए मुझे कुछ दिन और हॉस्पिटल के अंदर ही आराम करना होगा। तो निंग फैंग कहने लगता है, ओह तो ये एक स्पेशल वार्ड है जो कि म्यूटेंट्स के लिए बना हुआ है, सच में मैंने पहले ही कभी भी नहीं देखा। तो फैंग रुई हंसते हुए कहने लगता है, क्योंकि नॉर्मल लोग यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकते। फिर हमें उस रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग ई और डुएन दोनों खड़े हुए होते हैं और फैंग ई डुएन से कह रहा होता है, ये दो लोग सच में बहुत ज्यादा डेंजरस हैं और इनकी वजह से पब्लिक सेफ्टी के ऊपर सीरियसली इम्पैक्ट गिरने वाला है, इसीलिए हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे और हमने बहुत सारी मीटिंग्स भी की, लेकिन हम कोई भी रिलायबल सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। इसीलिए मैंने बॉस को हेल्प के लिए कहा, क्योंकि वही हमारी लास्ट होप है। और ये मेरे लिए सरप्राइज था कि बॉस एग्री हो गए। तो डुएन कहने लगता है, सीनियर फैंग बॉस ने स्पेशली मुझे निर्देश दिए हैं कि वो तुम्हें सीधे ही अपना अप्रेंटिस नहीं बना सकते, लेकिन वो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ताकि वो तुम्हें ट्रेन कर पाएं, क्योंकि बॉस एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं और वो अपनी लाइफ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उन्हें दूसरे लोगों के सामने आना पड़े। और वो ये भी नहीं चाहते कि कोई बुरा आदमी बिना सजा पाए ही ऐसे ही इस दुनिया में घूमता रहे। इसकी बात को सुनते हुए सीनियर कहने लगता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, क्या बॉस की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है मुझे ट्रेनिंग देने के लिए? तो डुएन कहने लगता है, बॉस को एक इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग स्पेस चाहिए, ज्यादा बड़ा ना हो लेकिन वो लोकी हो और वो सिक्रेटिव हो, क्योंकि उस ट्रेनिंग हाउस को वो खुद यूज करना चाहते हैं और उसी के साथ साथ वो स्पेशल ट्रेनिंग तुम्हें देना चाहते हैं। तो डुएन की बात को सुनते हुए सीनियर कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें जरूरी एक सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स जल्दी से देने वाला हूँ। लेकिन तभी उनके पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, हे आखिरकार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? उस आदमी की आवाज को सुनते हुए फैंग ई और डुएन दोनों ही चौंक जाते हैं और तेजी से उस रूम की ओर भागने लगते हैं। फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग और गू दोनों आए हुए होते हैं और निंग फैंग भी फैंग रुई के पीछे खड़ा हुआ होता है। तो फैंग एक इविल स्माइल देते हुए कहने लगता है, ये सब कुछ मेरी रफनेस के वजह से हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, इसकी वजह से जूनियर ब्रदर को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। सच में मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था, इसलिए मैं जल्दी से तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आया हूँ और माफी मांगना चाहता हूँ। तभी उस रूम के अंदर पीछे से फैंग ई जल्दी से अंदर आता है और उन्हें देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और ये बोलते हुए फैंग ई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके सर पर वापस से आग लगने लगती है। तो फैंग सीनियर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर धीरे से पीछे मुड़ता है और कहने लगता है, डायरेक्टर फैंग तुम नहीं चाहोगे कि ऐसी जगह पर तुम मेरे साथ फाइट करो? क्या तुम सच में चाहते हो मुझसे लड़ना? तो उसकी बात को सुनते हुए सीनियर फैंग भी थोड़ा सा सुकचा जाते हैं, जिसकी वजह से फैंग ईविल स्माइल देते हुए कहने लगता है, ओह अगर तुम फाइट के लिए प्लान नहीं कर रहे हो तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। जूनियर ब्रदर हमारे पास अभी भी सोचने के लिए 2 दिन बचे हुए हैं, इसीलिए भूलना मत कि 2 दिन बाद तुम्हें हमें जवाब देना है। ये बोलते हुए वो दोनों ही धीरे धीरे कर उस रूम से बाहर निकलने लगते हैं और हम देखते हैं कि सामने डुएन खड़ा हुआ होता है। फैंग डुएन को देखते हुए एक और थूकता है जो सीधे जाकर डुएन के ऊपर गिरता है और डुएन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। फैंग और गू दोनों मुस्कुराते हुए वहां से धीरे धीरे कर गुजर जाते हैं और फिर सीनियर फैंग जल्दी से बाहर आते हैं और डुएन से माफी मांगने लगते हैं। तो डुएन कहने लगता है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इधर हम निंग फैंग को देखते हैं जो कि उस फ्रूट की बास्केट को पकड़े हुए फैंग रुई से कहने लगता है, हे क्या तुझे कुछ फ्रूट खाने हैं? तो उसकी बात को सुनकर फैंग रुई भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या? फैंग रुई उन फ्रूट्स को देखते हुए कहने लगता है कि इन्हें देखने में ये बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं, इसीलिए इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इन्हें खा लेना चाहिए, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यहाँ से सीन कट होकर हमें एक फ्लैट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग और गू दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। फैंग मुस्कुराते हुए जाओ से कहने लगता है, बाय द वे मैंने सुना है कि वैंग फैमिली की डॉटर बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तो उसकी बात को सुनकर जाओ कहता है,
क्या तुम मिस वैंग यू के बारे में बात कर रहे हो? जाओ चैंग वैसे उसे ऑफरिंग के तौर पर यूज करना चाहता था, लेकिन अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो आज से तुम्हारी हुई। उसकी बात को सुनकर पैंग बहुत ज्यादा तेजी से हंसने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस रूम के अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि निंगफैंग और डुएन दोनों मास्क पहने हुए उस रूम के अंदर एंटर होते हैं। तो उन्हें देखते हुए झाओ चिल्ला कर कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग कौन हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तो डुएन एक सीरियस टोन के साथ कहने लगता है, यहाँ पर पैंग ही और गुइंग को छोड़कर जितने भी लोग हैं तुरंत यहाँ से निकल जाएं। उसकी बात को सुनते हुए पैंग और गु दोनों बहुत ज्यादा इविल ओरा इमिट करने लगते हैं और पैंग कहने लगता है, ओह तो ये सच में हमसे मिलने के लिए आए हैं। और ये कहते हुए पैंग अपनी बोतल को पीने लगता है। इधर गु तेजी से अपनी स्पीड की मदद से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन अचानक से वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि डुएन ने जल्दी से अपनी तलवार को निकालकर उसके डैगर को रोक लिया होता है और उसका अटैक पूरी तरह से बेकार हो गया होता है, जिसे देखकर गु बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसकी स्पीड को कैसे कोई काट सकता है। डुएन उसे देखते हुए अपने मन में ही सोच रहा होता है, ये आदमी, इसकी ताकत सच में मुझे फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन के आदमी से ज्यादा लग रही है। अगर मुझे बॉस की ट्रेनिंग ना मिली होती और मेरे साथ गॉड की ब्लेसिंग ना होती तो ये मुझे एक झटके में ही खत्म कर सकता था। लेकिन इधर हम गु को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और सोच रहा होता है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये मेरे अटैक को ब्लॉक कर दे, क्योंकि मेरी पावर इससे बहुत ज्यादा है। और फिर वो पीछे कुछ याद करते हुए सोचने लगता है, ओह अब मुझे समझ में आया, इस आदमी को तो सिर्फ मुझे कुछ क्षणों के लिए रोकना है, क्योंकि इसके पीछे जो मेज खड़ा है वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है मुझ पर अटैक करने के लिए। क्या ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये ऐसी छोटी मोटी टैक्टिक से मुझे हरा देंगे? लेकिन गु ये देखकर तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि निंगफैंग जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। साथ में वो अपनी जेब से एक चिप्स का पैकेट निकालकर उसे खोलकर खाने लगता है। उसे देखकर तो गुइंग के होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसे फाइट के बीच में आकर ऐसे मजे से कैसे बैठ सकता है। लेकिन इससे पहले कि गु कुछ समझ पाता उससे पहले ही डुएन उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है, आखिरकार तू किधर देख रहा है, तेरे साथ फाइट करने के लिए अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। डुएन के इस अटैक की वजह से गु और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पूरी डार्क पावर को अनलीज कर सीधे डुएन के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। डुएन अपनी स्वाड की मदद से आराम से उसके अटैक को भी रोक लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर डुएन के ऊपर कोई भी असर नहीं दिखा पा रही होती और वो ऐसे ही लगातार फाइट कर रहे होते हैं। इधर पैंग भी उन्हें फाइट करते हुए देख रहा होता है। वो पैंग के पीछे खड़ी हुई लड़कियां कहने लगती हैं, क्या इन लोगों ने हमसे नहीं कहा था कि हमें यहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए? दूसरी लड़की कहने लगती है, लेकिन अब हम क्या करें, सच में मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं यहाँ से एक कदम भी हिला पाऊँ। इधर हम पैंग को देखते हैं जो कि उनकी फाइट को देखकर धीरे धीरे कर गुस्से में आ रहा होता है और उसकी एनर्जी उसके शरीर से बहुत तेजी से बाहर निकल रही होती है, जिसकी वजह से वो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और निंगफैंग उसके बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ होता है, लेकिन निंगफैंग सिर्फ अपनी चिप्स को खाने में ध्यान दे रहा होता है और कह रहा होता है, सच में ये मेलन वाला टेस्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी पैंग निंगफैंग के ऊपर तुरंत ही अपनी स्वाड से एक अटैक कर देता है, लेकिन निंगफैंग तुरंत ही अपनी स्वाड को निकालकर उसके अटैक को बड़े ही आराम से रोक लेता है। और उन दोनों की स्वाड के ऐसे अचानक से मिलने की वजह से वहां पर दो एनर्जी का एक छोटा सा विस्फोट होता है। तो उसे देखते हुए पैंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है और इधर निंगफैंग भी उससे फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा हुआ होता है। तो पैंग उसकी पावर को देखते हुए जल्दी से अपने डार्क आर्मर को पहन लेता है। इधर फैंग भी उसके साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो अपनी स्वाड और अपने ऊपर ब्लेड ऑफ एन्चेंटमेंट का यूज करता है, जो कि उसकी एक पैसिव स्किल होती है, इनहेरेंट स्लेथर, जिसकी वजह से वो जब तक फाइट करता रहेगा तो उसके एट्रीब्यूट लगातार बढ़ते रहेंगे, चाहे वो मैजिकल हो या मैली वेपन। और इस स्किल की मदद से उसके एट्रीब्यूट 100% तक इंक्रीज हो जाएंगे। तो निंगफैंग की पावर को देखकर पैंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है, बैटल मेज, आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल बैटल मेज यहाँ कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना है। तभी पैंग के नीचे की फर्श धीरे धीरे कर
फटने लगती है और उसके अंदर से एक एनर्जी बाहर आने लगती है और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक रोक तेजी से बाहर निकलती है। लेकिन पैंग उसके लिए सतर्क खड़ा हुआ होता है और वो जल्दी से पीछे हटकर उसके अटैक को डोज कर लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक दूसरा अटैक उसके ऊपर पहले से ही हो गया होता है। पैंग जल्दी से अपनी स्वाड की मदद से उसके उस अटैक को भी रोक लेता है और सोचने लगता है इसकी टेक्निक सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक एमेच्योर है जिसके पास बहुत ज्यादा कम कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। नहीं, ये जानबूझकर ऐसा दिखा रहा है। जरूर इसके पीछे इसकी कोई हिडन मंशा है, इसीलिए मुझे इससे और ज्यादा सतर्क रहना होगा ताकि मैं अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन ना करूं। और पैंग ये सोचते हुए तुरंत ही निंग फैंग के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देता है। निंग फैंग की स्वाड से भी तेजी से ओरा बाहर निकल रहा होता है और वो तेजी से जाकर पैंग की तलवार को बीच में ही रोक लेता है, जिसकी वजह से पैंग अपनी पूरी ताकत लगाकर निंग फैंग को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन निंग फैंग अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता। फिर निंग फैंग तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से पैंग के ऊपर दूसरा अटैक कर देता है, जिसे देखकर पैंग और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही अपनी स्वाड से उस अटैक को डोज करता है। लेकिन वहां पर एक विस्फोट हो जाता है। निंग फैंग बिना रुके ही तेजी से पैंग के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है और पैंग भी उसके अटैक को लगातार रोकने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे पता था कि ये इसके पीछे कुछ न कुछ तो छिपा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम फाइट को आगे बढ़ा रहे हैं ये धीरे धीरे कर और ज्यादा स्ट्रोंग होता जा रहा है। पर फिर पैंग जल्दी से निंग फैंग को कहता है 1 मिनट रुको। तो उसकी बात को सुनकर निंग फैंग भी 1 मिनट के लिए रुक जाता है। तो पैंग उससे कहने लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें बैठकर बातें करनी चाहिए क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, इसीलिए हमें डेथ तक फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी बात को सुनते हुए निंग फैंग कहता है नहीं, मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि तू मरे और मैं जिंदा रहूं। की बात को सुनकर पैंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है ज्यादा एरोगेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मास्टर की आंखों के सामने तू एक छोटी सी एंट के अलावा और कुछ भी नहीं है और अगर वो चाहे तो तुझे अपने पैर से ही कुचल कर मार सकते हैं। उसकी बात को सुनते हुए निंग फैंग कहने लगता है ओह तो तेरा मास्टर क्या वो डीमन लॉर्ड है सीक्रेट रियल्म का? वो पैंग कहने लगता है एग्जैक्टली, मेरे मास्टर ऑर्डिनरी आदमी की सोच से भी ज्यादा पावर रखते हैं और तुम इंसानी एडवेंचरर्स के बारे में तो भूल ही जाओ। यहाँ तक कि बहुत सारे डीमन लॉर्ड जो कि सीक्रेट रियल्म के किंग हुआ करते थे वो मेरे मास्टर के हाथों बहुत बुरी तरह से मारे गए कि मेरे मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उनकी एक आदत है कि वो मारे हुए डीमन लॉर्ड्स के सर अपने पास सजाने के लिए रख लेते हैं। निंग फैंग कहता है ओह तो तेरे मास्टर ने काउंटलेस डीमन लॉर्ड्स को मारा है और उनकी बची हुई चीजों को अपने पास सजा कर रखता है। इधर पैंग को निंग फैंग की बात को सुनकर ऐसा लग रहा होता है कि निंग फैंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, तो वो हंसते हुए कहने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे मास्टर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इधर हम निंग फैंग को देखते हैं जो कि एक इविल स्माइल के साथ कहने लगता है आखिरकार तेरा मास्टर कहाँ है, क्योंकि मुझे उसे एक बार जरूर मिलना है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।